नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुमार स्टूडियो 688 के वीडियोस में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में हमारी चर्चा हो रही है जनजातियों पे। तो आज एक महत्वपूर्ण जनजाति की बात करेंगे जिससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, उराव जनजाति के बारे में। देखेंगे कि इस जनजाति से क्या विशेषताएं निकल के आती हैं, तो जो कि हमारे एमपीपीएससी के एग्जाम या जो मध्य प्रदेश व्यापम जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वहां पर ये एग्जामिनेशन सेंटर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ी सी तकलीफ होगी अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, तो एक बार वीडियो को जरूर पूरा देखिए। होपफुली आपको ये वीडियो देख के आप बहुत इंजॉय करेंगे और साथ ही जो एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत मददगार होंगे। तो मध्य प्रदेश की उराव जनजाति की बात होगी कि मध्य प्रदेश में एक जनजाति मिलती है जिसका नाम उराव जनजाति है। ये जनजाति कहाँ से आती है? तो ये जनजाति द्रविड़ समुदाय की जनजाति है, द्रविड़ परिवार को अपने आप को संबंधित मानती है। मैंने लिखा भी हूँ, लिखा आज चूंकि इसलिए है क्योंकि वीडियो लिखते समय और बनाते समय बहुत लंबे हो रहे हैं वीडियो, और पब्लिक की डिमांड है कि वीडियो थोड़े शॉर्ट हो, थोड़ा देखने में आसानी हो और क्वेश्चन थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं लिखने का आज ट्राई किया, देखते हैं इससे क्या प्रभाव पड़ता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो द्रविड़ परिवार की ये जनजाति है उराव जनजाति। द्रविड़ परिवार, परिवार पूछेगा, समुदाय पूछेगा या वर्ग पूछेगा तो आपको एक ही बताना है कि ये द्रविड़ वर्ग की है। और ये कहाँ से आए हैं? तो ये आपको तमिलनाडु बताना है। तमिलनाडु, ये तमिलनाडु से आए हैं, दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से जो जनजाति आती है उसे द्रविड़ वर्ग की जनजाति के अंतर्गत रखा जाता है। पुरानी हमने जो जनजातियां पढ़े हैं उनमें भी हमने दक्षिण या द्रविड़ वर्ग की जनजातियों के बारे में चर्चा हुई है। तो जितनी भी जनजाति द्रविड़ वर्ग की कहलाएगी वो भारत के दक्षिण हिस्से में आएगी, दक्षिण के क्षेत्रों से आती है, इसलिए इसे द्रविड़ वर्ग की जनजाति कहा जाता है। तो पहला ये आपको याद हो चुका होगा, याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा कि ये जो उराव जनजाति है स्वयं को कुड़ुक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुड़ुक कहते हैं। कुड़ुक का अर्थ होता है मनुष्य। यानी ये जनजाति अपने आप को मनुष्य कहती है कि हम वो लोग हैं जो मनुष्य होने की कैटेगरी को पार कर चुके हैं या मनुष्य हम पूर्णता हो चुके हैं। अक्सर आप जो जनजाति के क्षेत्र हैं जहां आप देखेंगे ये जो जनजाति मिलती है सीधी शहडोल अनूपपुर जिलों में, तो वहां पर जो लोग हैं उनकी मानसिकता ये है कि ये जनजाति जो है उन मनुष्य होने की कैटेगरी को पार नहीं कर पाई है या मनुष्य ठीक तरीके से बन नहीं पाई है, क्योंकि यह तो ये जंगल में रहते हैं, जंगल के साथ साथ इनका पूरा जो जीवन यापन होता है वो जंगलों पे आधारित हो जाता है। तो ये मनुष्य होने की जो एक परिभाषा है उसको ठीक तरीके से क्राइटेरिया नहीं कर पाते, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन इन्होंने स्वयं को कहा कि हम जो है भाई कुड़ूक हैं, और कुड़ुक का अर्थ होता है मनुष्य। तो ये भी पूछ सकता है कि ये स्वयं को क्या कहते हैं, तो ये कुड़ुक कहते हैं और कुड़ुक का अर्थ होता है मनुष्य। और बोली इनकी अगर पूछेगा कि बोली क्या है, तो कुरुख बोली है इनकी। कौन सी बोली है? कुरुख बोली है, कुरुख भाषा है। कुड़ुक खुद को कहते हैं, मनुष्य खुद को कहते हैं। जाहिर सी बात है किसी दूसरे व्यक्ति ने इनको मनुष्य नहीं समझा होगा, नहीं कहा होगा, इसलिए इनने अपने आप को कुड़ुक कहा, खुद को मनुष्य कहा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। शायद इसी को देखते हुए किसी एक शायर ने लिखा है कि बात ऊंची थी लेकिन बात जरा कम आकी, उसने मेरे जज्बात की औकात जरा कम आकी। वो फरिश्ता कहकर मुझे गलियों में बदनाम करता रहा। वो फरिश्ता कहकर मुझे गलियों में बदनाम करता रहा। मैं मनुष्य हूँ, मेरी उसने जात जरा कम आकी। तो यही हो सकता है कि लोगों ने इनकी जो जात है, जो जनजाति है, उसको आंकने का प्रयास नहीं किया। इनके अंदर क्या प्रतिभा छुपी है ये देखने का प्रयास नहीं किया। तब तक इन्हीं लोगों ने तो कहा कि हम कुड़ुक हैं। कुड़ुक यानी मनुष्य, जो मनुष्य है वो हम हैं। ये सीधे तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन होगा कि ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मानती है। पितृसत्तात्मक मतलब यानी पिता की संपत्ति पे हक जमाती है। पहले ये जनजाति मात्र सत्तात्मक थी, बहुत पहले ये मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन अब ये बदल के पितृसत्तात्मक हो चुकी है। ये जनजाति पितृसत्तात्मक प्रजाति की जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में निवास स्थान पूछेगा तो मध्य प्रदेश में निवास स्थान भाई साहब इनके सीधी, शहडोल और जबलपुर। एक्चुअल में माना गया है कि जो जब ये द्रविड़ परिवार से आए, दक्षिण से मध्य प्रदेश में आए, तो इन लोगों ने नर्मदा नदी जो बहती है, नर्मदा नदी के दोनों ओरों को अपना निवास स्थान बनाया और वहीं के ये हो गए। ये मध्य प्रदेश अकेले में नहीं मिलती, मध्य प्रदेश के अलावा भी ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी, झारखंड में मिलेगी
और झारखंड के साथ जो हमारे पूर्वी जिले हैं, उन जिलों में भी आपको देखने को ये जनजाति मिल जाएगी। तो कहाँ-कहाँ मिलेगी? सीधी मिलेगी, शहडोल में मिलेगी, अनूपपुर में मिलेगी ये जनजाति। विशेषतः ये जनजाति तीनों जिलों में निवास करती है। तो निवास स्थान का क्वेश्चन आएगा कि उरांव जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में मिलती है? तो मध्य प्रदेश के 3 ही जिले हैं, जहाँ पर इनकी संख्या सर्वाधिक है, वो है सीधी, शहडोल और अनूपपुर। इसके बाद इनका व्यवसाय का क्वेश्चन आएगा कि ये उरांव जनजाति कौन से व्यवसाय करती है? तो पहला आपको ध्यान रखना है कि ये कृषि व्यवसाय करती है, कृषि के साथ मजदूरी करती है और शिकार का काम करती है। मजदूरी को ये लोग कहते हैं धनकड़। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि उरांव जनजाति के लोग मजदूरी को किस नाम से परिभाषित करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि ये धनकड़ जो है नाम दिया है इन्होंने, अलग-अलग बोली में अलग-अलग नाम होते हैं, तो इनकी जो बोली है कुरुख बोली में जो मजदूरी को क्या कहते हैं? धनकड़ कहते हैं। और आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश के एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। पीएससी का तो अपना एक सिलेबस है, वो सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो व्यापम कंडक्ट कराती है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिस एग्जाम को कराता है, उन एग्जामों में किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। इसलिए एक-एक शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनिए और शब्दों से ही चीजें बनती हैं और आप यकीन मानिए ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो व्यवसाय की बात होगी, व्यवसाय में कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं और शिकार करने का काम करते हैं। वर्तमान में जो शिकार है वो तो बंद हो चुका है, किसी भी तरीके का शिकार करना 1972 के बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम पास किया और इसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। तो शिकार जो है वो तो बंद हो चुका है। मजदूरी करते हैं, मजदूरी के साथ जो लोग और बचे वो कृषि करते हैं या कृषि में ही मजदूरी करने जाते हैं। आगे में आएगा कि कहाँ मजदूरी करने जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वो आगे आएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि व्यवसाय इनकी कृषि है, मजदूरी का भी काम करते हैं और शिकार करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि जो उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति के लोग ग्राम पंचायत प्रधान को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, गांव का जो ग्राम पंचायत का प्रधान होगा, उसको महतो कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं। वहीं ग्राम स्तर पर जो धार्मिक प्रधान होगा, यानी धर्म से संबंधित काम देखेगा इस जनजाति का, उसे पाहान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाहान कहा जाता है। ये जो उरांव जनजाति है, इसमें धर्मांतरण सर्वाधिक मात्रा में हुआ है। मध्य प्रदेश में अगर पूछेगा कि सर्वाधिक धर्मांतरण कौन सी जनजाति का हुआ है, तो आपको उरांव जनजाति ही बताना है कि ये जो उरांव जनजाति के लोग हैं, सर्वाधिक धर्मांतरण करे हैं और ये क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन में सम्मिलित हो गए हैं। तो ये भी आपको साथ ही साथ फैक्टर याद रखना पड़ सकता है। तो ग्राम स्तर पर जो धार्मिक प्रधान होंगे, उनको पाहान कहते हैं। जो पाहान होते हैं, उनका एक सहयोगी होता है, जो उनकी मदद करता है धार्मिक कार्यक्रमों को कराने में, आयोजित कराने में, उसे पुजारी कहते हैं। और जो पुजारी होता है, ये बैगा समाज का होता है। कौन से समाज का? बैगा समाज का, या इसे बैगा कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे 2 वर्गों में विभक्त किया गया है उरांव जनजाति को। पहला है भुइयर और दूसरा है जेठ रैयत। जो भुइयर है वो क्या कहलाते हैं या कैसे इनका नाम भुइयर पड़ा? तो भुइयर वो थे जब ये दक्षिण से आए मध्य प्रदेश में। तो जो जनजाति के लोग या उरांव जनजाति के लोग जब भारत में दक्षिण के हिस्से से मध्य प्रदेश में आए, तो जो भुइयर थे, सबसे पहले आने वाले लोगों को भुइयर कहा गया और उन्होंने जो भूमि थी उन्हें साफ करके गांव बनाए। जो भूमि थी उन्हें साफ करके खुद रहने के लिए गांव बनाए, इसलिए उन्हें भुइयर कहा गया। तो सबसे पहले आने वाले जो लोग थे तमिलनाडु से, उन लोगों को भुइयर कहा गया और उन्होंने अपने गांव बनाए। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। जो जेठ रैयत है, इसे क्या कहते हैं? तो जेठ रैयत जो लोग हैं, यानी ये जो पहले जो लोग आ गए थे, भुइयर आ गए थे, उनके बाद में जो लोग आए उन्हें जेठ रैयत कहते हैं। यानी ये बने बनाए गांव, बसे बसाए गांव में ये लोग आए, इसलिए इन्हें जेठ रैयत कहे गए। मैंने लिखा भी है कि बने बनाओ जो गांव थे, बने बनाए गांव में रहने वाले लोगों को हमने क्या कहा? जेठ रैयत। भुइयर किसे कहा? जिसने भूमि को साफ करके गांव बसाया या गांव बनाया। पहले आने वाले लोग जिन्होंने भूमि को साफ करके गांव बनाया, उन्हें भुइयर कहा गया। और जेठ रैयत किसे कहा गया? जो बाद में आए
और वो बने बनाए जो गांव थे उनमें आके रहने लगे, तो उन्हें क्या कहा गया? जेठ रैयत कहा गया। जो गांव होते हैं, इस जनजाति के गांव की विशेषता ये है कि गांव में अधिकांशतः मकान कच्चे ही होते हैं, बांस के बने होते हैं, ऊपर खपरेल रखी होती है, और जो उनका रहने का तरीका है वो बहुत ही साधारण सा है। रहने का तरीका, किसी भी तरीके का दिखावा इस जनजाति में देखने को नहीं मिलता। हर जो गांव होता है, प्रत्येक गांव में एक झंडा होता है और वो झंडे का कलर अलग अलग होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो झंडा होता है, हर गांव का अलग अलग झंडा होता है। वो झंडा ही उस गांव की पहचान होती है। जो झंडा होगा वही इस गांव की पहचान होगी। तो हर दूसरे गांव में आपको झंडा बदलता हुआ, उसका कलर बदलता हुआ मिल जाएगा। तो उराव जनजाति के लोग घरों के एक गांव के इस प्रारंभ होने के समय क्या लगाते हैं? झंडा लगाते हैं, और वो झंडे से ही इसकी पहचान होती है। आगे हमें देखना है कि ये कौन कौन से नृत्य करते हैं। तो नृत्य में ये सहरोल नृत्य करते हैं, कर्मा नृत्य करते हैं, कुड़िया डंडा नृत्य करते हैं। तो सहरोल नृत्य, कर्मा नृत्य और कुड़िया नृत्य इनके प्रमुख नृत्य हैं। यही जो नृत्य है ये उत्सव के दौरान किए जाते हैं, चाहे शादी विवाह हो, बच्चे का मुंडन हो। तो इस तरीके की जो नृत्य की परंपराएं होंगी उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें हम कहेंगे, ध्यान रखेंगे, कहाँ गया? ये है सहरोल, सॉरी, सहरोल और आपका कर्मा नृत्य और कुड़िया और डंडा नृत्य। तो ये आपको याद रखना है। विवाह इनके कौन कौन से होते हैं? तो विवाह इनका वधु मूल्य होता है। वधु मूल्य विवाह को कहते हैं ये बुंदे, बुंदे कहते हैं। वधु मूल्य विवाह को बुंदे कहते हैं। राजी बाजी विवाह को बंदवा कहते हैं। और स्वयंवर होता है जिसको वो ढुंकू कहते हैं। और संगोत्र विवाह इस जनजाति में नहीं होता, यानी समान गोत्र में ये जनजाति विवाह नहीं करती है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वधु मूल्य तो ठीक है पढ़े थे, राजी बाजी हमने पुराने वीडियो में देखे थे। स्वयंवर क्या होता है? स्वयंवर जो आप सब देखते हैं, सीता स्वयंवर हुआ था, स्वयंवर वही है। संगोत्र विवाह भी पता है, लेकिन इनके जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुरुक भाषा के शब्द है। और कुरुक भाषा के शब्दों को देखेंगे कि वधु मूल्य में कुरुक भाषा को कहते हैं बुंदे, राजी बाजी को कहते हैं बंदवा, और स्वयंवर को कहते हैं ढूकू। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब चीजें। आगे देखते हैं कि इसमें एक पसरी प्रथा चलती है। ये पसरी प्रथा क्या होती है? तो पसरी प्रथा जो होती है वो मदद के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे सपोज दैट दो व्यक्ति हैं, एक मैं हूं और एक सामने वाला है। अगर सामने वाले के यहाँ खेती करने के लिए बैल की व्यवस्था नहीं है, तो वो व्यक्ति मुझसे बैल उधार लेके जाएगा खेती करने के लिए, अपनी खुद की खेती करने के लिए। फिर वापस मुझे बैल दे देगा, और बैल के बदले वो मुझे मदद देगा। मदद से तात्पर्य है कि वो मेरे खेत में आकर काम करेगा। तो ऐसी प्रथा को क्या कहते हैं? पसरी प्रथा कहते हैं। और ये सर्वाधिक मात्रा में प्रचलित है, क्योंकि सभी जो लोग होते हैं इस जनजाति के, वो या तो जंगलों में रहते हैं घर बनाकर छोटे छोटे, तो वहां पर दूसरे जो साधन है खेती के वो पूर्ण तरीके से उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो मांग के ही काम चलाते हैं। तो जो मांगने की प्रथा है और मांगने के बदले जाके मदद करने की प्रथा है, उसी को कहते हैं पसरी प्रथा। तो ये जनजाति में आज भी पसरी प्रथा प्रचलन में है, आपको ये भी याद रखना है। आगे है कि धार्मिक मामलों के प्रधान को राजा या जो होता है उसे परहा कहते हैं। यानी जो गांव होंगे इस जनजाति के, उराव जनजाति के बहुत सारे गांव होते हैं, और बहुत सारे गांव में से 12 गांव में एक राजा चिन्हित कर लिया जाता है। यानी 12 गांव को मिलाकर एक राजा नियुक्त कर लिया जाता है। वो राजा का काम होता है कि जो भी वहां पर झगड़े होते हैं या जो भी वहां पर गतिविधि होती है, लड़ाई झगड़े से संबंधित विवाद होती है, तो उस विवाद को निपटाने के लिए एक राजा गठित कर दिया जाता है 12 गांव को मिला करके। वही उसका मुखिया होता है, वही उन जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उन्हीं का वो निपटारा करता है। उसको परहा कहते हैं। जो राजा होता है या जो 12 गांव को मिलाकर के जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए, विवादों को निपटाने के लिए, उस व्यक्ति या उस राजा को कहते हैं परहा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। अब यहाँ पर युवा ग्रह आपको मिलेगा कि लड़कों के लिए युवा ग्रह है। युवा ग्रह क्या होते हैं? तो युवा ग्रह वो होते हैं जिसमें समाज की जो अच्छाइयां हैं उनको शिक्षित करने का काम करे उसके द्वारा लोगों को। जैसे हर संप्रदाय या हर जातियों की अलग अलग संस्कृति है, उन संस्कृतियों को बच्चों को कैसे सिखाएंगे?
तो उसे सिखाने के लिए युवा गृह बनाए जाते हैं। तो जो युवा गृह होते हैं, लड़कों के लिए जो युवा गृह बनाया जाता है, उसे कहते हैं धम कोरिया। धम कोरिया जो कहते हैं, लड़कों के युवा गृह को कहते हैं। वहीं जो लड़कियों के लिए युवा गृह बनाया जाता है, उसे पेल कहते हैं। यानी लड़कियों को भी समाज की शिक्षा देना इम्पोर्टेंट होगा, तो वहां पर उनको शिक्षा मिलने का काम होगी समाज की। आम भाषा में कहें तो स्कूल जो काम करते हैं, स्कूल के काम को ही समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है, वही जो है युवा गृह कहलाता है। युवा गृह कोई दूसरा और नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। अगली एक प्रथा प्रचलन में है जिसे पाचा प्रथा कहते हैं। और पाचा प्रथा जो होती है, यानी युवा गृह में जो बच्चे सीखने के लिए जा रहे हैं, समाज की अच्छाइयाँ या समाज की जो संस्कृति है, जो बच्चे सीखने के लिए जाते हैं, जो बच्चियां सीखने के लिए जाती हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, ये पाचा प्रथा कहलाती है। तो पाचा प्रथा क्या होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाचा प्रथा जो है, जो बच्चे युवा गृह में शिक्षित होने के लिए गए हैं, उनके लिए खाने पीने के लिए सामान उपलब्ध कराती है या खाने पीने की व्यवस्था करती है, उसे पाचा प्रथा कहते हैं। अगली एक और प्रथा है, वो है हमारे पास अखरा प्रथा। अखरा प्रथा क्या होगी, तो मजदूरी के बाद जो बच्चे हैं या जो समुदाय के लोग हैं, वो समुदाय के लोग थक जाते हैं, और जब वो थक हार जाते हैं तो शाम को आते हैं, और शाम को आने के बाद उनकी पार्टी होती है, सीधी भाषा में। अब पार्टी कहाँ होगी, तो पार्टी जिस घर में होगी या जिस स्थान में होगी, या वो एक समाज का घर होता है, उसे अखरा प्रथा कहते हैं। मजदूरी के बाद जो आराम गृह होता है, लड़का और लड़कियों के लिए, सभी के लिए होता है, महिला हो या पुरुष हो, सभी उसमें जा सकते हैं। दिन भर काम करने के थकान उतारने के लिए वहां जाते हैं, वहां पे शराब इत्यादि वगैरह का सेवन करते हैं, ढोलक मंजीरे की थाल में नाचते हैं, रात भर गीत होते हैं, जिसको जब तक लगे तब तक गीत गाए, तब तक नाचे, वापस आके घर में सो जाए। तो दिन भर की थकान मिटाने के लिए जिस चीज का वो प्रयोग करते हैं, या जिस पद्धति का वो प्रयोग करते हैं, उसे अखरा प्रथा कहते हैं। और अखरा प्रथा, आपको ध्यान रखना है, आराम गृह को कहते हैं, जहाँ गांव के लोग जा करके आराम करते हैं रात में। प्रमुख देवता की बात होगी कि इस उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, तो पहला इनका जो प्रमुख उपदेवता है, वो है धमेरा। धमेरा जो है इनका प्रमुख धमेरा इनका प्रमुख उपदेवता है। इसके ये सर्वशक्तिमान देवता है, यानी इससे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। अगला हमारे पास ठाकुर देव है। ठाकुर देव वो देवता होते हैं जो गांव के देवता होते हैं, यानी ये गांव की रक्षा करने वाले देवता को ठाकुर देव कहते हैं। बारिश के पहले इन तीनों देवताओं की पूजा की जाती है। अगला हमारे पास है पूर्वजा तमा देवता, जो है वो हमारे कुल देव है। इसका उराव जनजाति का कुल देव है, और इसकी भी पूजा वो बारिश शुरू होने से पहले ही करती है, ये जनजाति उराव जनजाति। अब त्योहारों की बात होगी कि ये जनजाति कौन सा त्योहार मनाती है, तो ये जनजाति पहला सरना सरना पूजा करती है। सरना पूजा किसको कहते हैं, सर्वशक्तिमान धनोरा जो इनका देवता है, इसी की पूजा करते हैं, इसे सरना पूजा कहते हैं। कर्मा पूजा जो होंगे वो ठाकुर देवता की पूजा करेंगे, तो उन्हें कर्मा पूजा कहेंगे। कुल देवता की जो पूजा होगी, पूर्वजतामा, इनकी जो पूजा होती है, उसे कुल देवता की पूजा कहते हैं। तो तीन ही तरीके के इनके त्योहार होते हैं जिनको ये मनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कर्मा पूजा, इसमें त्योहारों में क्या होता है कि गांव के जो लोग होते हैं, वो गांव के लोग शाम के समय गांव के बाहर पेड़ के नीचे जाते हैं, क्योंकि इनके सारे देवता पेड़ में ही निवास करते हैं। तो पेड़ के नीचे ये ढोल बाजे से जाते हैं, नाचते गाते हुए जाते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद वहां से कुछ जो डालें होती है पेड़ की, वो 3 डालों को तोड़ते हैं, और 3 डालों ऐसी डालें होती है जो डाले में पत्ते लगे होते हैं, और पत्ते लगे हुए डालों को तोड़कर नीचे गिराते हैं। फिर जो गांव का प्रमुख होता है, वो उन डालों की पूजा करता है, फिर उन कन्याओं को या उन स्त्रियों को देता है जो उपास हैं या जो उपास रहने का काम कर रही हैं, उनके हाथों में पकड़ाता है। फिर वो वापस घर मतलब गांव के चौराहे में लाते हैं। गांव के चौराहे में फिर रात भर मंडली और ये सारी चीजें, गीत नृत्य इत्यादि होते हैं।
सुबह फिर विसर्जन कर देते हैं उन्हीं डालियों को ले जाकर के नदी में। तो इस तरीके के इनके जो त्योहार होते हैं वो मनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। पूर्वज इनके मानते हैं कि इनके पूर्वज जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो पूर्वज है ये इनको देवता के रूप में मानते हैं। अपने पूर्वजों को, जो भी इनका पूर्वज हुआ है वो देवता है। तो पूर्वज की जो आत्मा है वो निवास करती है शासन में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उराव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा ये किस में मानते हैं कि किस में निवास करती है? तो शासन एक पेड़ है, उस पेड़ में ये जनजाति के पूर्वज निवास करते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो यही फैक्ट है जो आपको उराव जनजाति में याद रखने हैं। होपफुली आपको सारे फैक्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे अगली और जनजाति को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट मी। अगर चैनल में पहली बार नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वीडियो को अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर यू। थैंक्स वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।